बढ़ते हैं अब आगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आ रही है, जहां पर आतंकी फैजान को जेल भेज दिया गया है। फैजान शेख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें, आतंकी फैजान का इंडियन मुजाहिदीन से लिंक जो है वो यहां पर सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। इसके बाद एमपी एटीएस ने उस पर शिकंजा कसा। पुलिस पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि फैजान ने यह बात कबूल की है कि 8 साल पहले भोपाल में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों की मौत का वो बदला लेना चाहता था। साथ ही मारे गए आतंकियों के परिवार की आर्थिक मदद भी किया करता था। इस मामले में एमपी एटीएस का क्या कुछ कहना है, क्या खुलासे हुए हैं, सुनिए। 8 साल पहले भोपाल में जो आतंकी देखे मारे गए थे, उनकी मौत का बदला वो लेना चाहता था। जो परिवार उनके थे आतंकियों के, उनकी मदद कर रहा था। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है कोर्ट की ओर से। एटीएस की गिरफ्त में फैजान है। लगातार पूछताछ में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। फैजान एक लोन वुल्फ एजेंट है। ये लोन वुल्फ के रूप में प्लान कर रहा था। तो जो लोन वुल्फ के रूप में प्लान करते वो अपना लोकल नेटवर्क नहीं बनाते। हमारे लिए चैलेंज ये है जानना कि ये मोटिवेट कहाँ से हुआ, और इसके मोटिवेशन के लिए अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें ये है कि ये इंटरनेट के माध्यम से ये मोटिवेट हुआ। ये जो 2-3 चीजें तथ्य निकल के आई हैं उसमें जो पूछताछ में आई है, एक तो ये आया कि यूट्यूब में एक्सप्लोसिव कैसे बनाते हैं, बम कैसे बनाते हैं, ये सभी देख रहा था। मकरंद काले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मकरंद, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है फैजान को। कई अहम खुलासे देखिए, एटीएस ने फैजान को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ये लग रहा था कि बहुत बड़ा इसका नेटवर्क कहीं ना कहीं होगा, लेकिन लोन वुल्फ अटैक की पद्धति पर काम करने वाला ये काफी लंबे समय बाद ऐसा कोई मामला सामने आया है जब किसी आतंकी को लोन वुल्फ के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया। क्योंकि लोन वुल्फ अटैक में लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनकी मंशा को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में एटीएस को इस बात के सुराग नहीं मिलते तो शायद इसको इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाता। और इसके बाद जब पूछताछ की गई तब पता चला कि ये आतंकी जो है ये बम बनाने की प्लानिंग कर रहा था, बम बनाना सीख रहा था यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए। डार्क वेब पर ये किससे जुड़ा हुआ था या सोशल मीडिया के जरिए किससे नेटवर्किंग कर रहा था, ये पुलिस अभी जांच कर रही है। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई और जरूरत पड़ी और अगर सेंट्रल एजेंसी को बातचीत की जरूरत पड़ी तो इसकी रिमांड दोबारा भी ली जा सकती है और उसकी संभावनाएं भी हैं। और जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग पिछले कुछ दिनों में नजर आई है फैजान की, तो ये जरूर पुलिस को पता है कि इसके और भी साथी यहाँ पर हो सकते हैं और ये जो इसके साथी हैं ये कहीं ना कहीं अभी और खतरा बने हुए हैं सरकार के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए। और इसीलिए इस व्यक्ति से पूछताछ दोबारा होगी और जो साथ में एक नाबालिग पकड़ा गया था अभी फिलहाल उसको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है, लेकिन और भी साथियों की तलाश में एटीएस है और बहुत जल्दी ही अन्य साथियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा और भी लोन वुल्फ पद्धति पर काम करने वाले टेररिस्ट या जो एलिमेंट्स है वो हो सकते हैं और उस पर अब पुलिस जो है वो संजीदगी से वहां पर चर्चा कर रही है और साथ ही साथ आने वाले वक्त में कसेगा। मकरंद, जाहिर सी बात है और इसी को लेकर जो जांच है वो तेजी से की जा रही है। बने रहेगा मकरंद हमारे साथ में, आगे भी हम आपसे अपडेट लेने वाले हैं। आतंकी फैजान पर सनसनीखेज खुलासे देखिए बहुत सारे हुए। आपको जल्दी से हम बताएंगे कौन कौन से वो सनसनीखेज खुलासे हैं जो पूछताछ के दौरान यहाँ पर किए गए हैं। इंडियन मुजाहिदीन से इसका कनेक्शन है। आतंकी फैजान का लोन वुल्फ एजेंट है, ये अकेले काम करने वाला। इंटरनेट से ये मोटिवेट यहाँ पर हुआ था और उसके बाद टारगेट कर रहा था। यूट्यूब से बम बनाने की ट्रेनिंग जो है वो भी बाकायदा यहाँ पर ले रहा था। आतंकी संगठन आईएस से संपर्क की कोशिश बाकायदा इस आतंकी की ओर से की गई थी। बच्चों को इस्लामिक स्टेट के नारे सुनाया करता था। कैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी। 8 आतंकियों का बदला लेने की ख्वाहिश इसकी थी और उन्हीं परिवारों की मदद भी आतंकियों के परिवारों की कर रहा था। एनकाउंटर में 8 आतंकी दरअसल देखे मारे गए थे और उन्हीं के लिए बदला लेना चाहता था। आतंकियों के परिवार की लगातार मदद भी जो है आर्थिक तौर पर करता आ रहा था। यासीन भटकल के गांव भी ये पहुंचा था। ये सारे खुलासे जो हैं वो रहे। एटीएस के कई अफसर जो हैं वो भी इसके निशाने पर थे। तो फैजान से जब पूछताछ हुई है तो कई नाम जो हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं। ये पूरा का पूरा मामला देखिए सामने कैसे आता है, कैसे इसकी गिरफ्तारी होती है, कैसे एटीएस यहाँ तक पहुंचती है। पूरा का पूरा मामला विस्तार से समझिए। एमपी के खंडवा से दरअसल फैजान शेख की गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर की जाती है।
गिरफ्तारी के बाद 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर उसको लिया गया। कोर्ट ने अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इसको भेजा गया। 22 जुलाई को अगली सुनवाई जो पूरे के पूरे मामले में है अब वो होने जा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के इंतजार में भी फिलहाल एटीएस की टीम यहां पर है। जैसे ही वहां पर रिपोर्ट सामने आएगी उसका इंतजार है। फिर रिमांड पर दोबारा लिया जा सकता है। पूछताछ तो भी होगी, रिपोर्ट भी यहां पर सामने आ रही है। जिस तरह से मकरंद कह रहे थे कि रिमांड फिर से यहां पर एटीएस की ओर से मांगी जा सकती है, ली जा सकती है। मकरंद हमारे साथ लगातार बने हुए। मकरंद, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से रिमांड पर लिया जा सकता है, पूछताछ क्योंकि लगातार होगी, क्योंकि जिस तरह से जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि लोन वुल्फ आतंकी है, तो ये आगे की जो पूरी की पूरी कनेक्शंस, जो डॉट्स जोड़ने होते हैं, पहुंचना होता है, वो थोड़ा और मुश्किल कर देता है। जी बिल्कुल, लोन वुल्फ अटैक एक तरह का ऐसा अटैक है जहां पर आप बहुत ज्यादा नेटवर्किंग नहीं करते, बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क में नहीं आते, इंडिविजुअल अटैक प्लान करते हैं। और एक पिस्टल का मिलना और उसके साथ 5 जिंदा कारतूस का मिलना, इसके मोबाइल से जानकारी मिलना कि एटीएस के बहुत सारे अधिकारी और उनके परिवार के लोगों की ये रेकी कर रहा था। फिर पता चला कि ये यासीन भटकल के घर भी गया था, उसको अपना रोल मॉडल मानता था। आईएम का नेटवर्क दोबारा खड़ा करना चाहता था। सिमी से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन मिला है। 8 सिमी के आतंकियों की जो एनकाउंटर हुआ था भोपाल जेल ब्रेक के बाद, उसका बदला लेना चाहता था। उसके परिवार वालों से संपर्क में था, उनकी आर्थिक तौर पर मदद भी कर रहा था। वैसे मैकेनिक होते हुए अगर इस तरह से वो पैसे जुटा सकता है, आर्थिक मदद कर रहा है, देश भर के अलग अलग इलाकों में जा रहा है, तो जाहिर है कि फंड कहां से जनरेट हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल एटीएस के सामने है। उस फंड को लेकर भी लगातार जो एटीएस के अधिकारी हैं वो देख रहे हैं कि कहां से इसको फंडिंग हो रही थी, किस किस तरह से अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ था, या पैसा इसने कहां कहां खर्च किया। तो ये पूरी मॉनिटरिंग जो है वो एटीएस की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा ये अपने घर के अन्य सदस्यों की तरह जो मुस्लिम धर्म की नमाज पढ़ते हैं या मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं, उस तरह से नहीं बल्कि कट्टरपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखता था, उस विचारधारा से ताल्लुक रखता था जिस पर जो आतंकवादी हैं वो अमूमन जिस पर चलते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये नजरों में आई। परिवार वाले भी काफी समझा रहे थे। जो परिजनों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि कई बार इसको समझाया कि इस तरह से कट्टरपंथी विचारधारा अपनाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। ना वो खुद माना और ना उसने दोनों को बाकी लोगों को प्रभावित करना यहाँ पर छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह मकरंद आप जिक्र कर रहे हैं कि इतने पैसे कहां से आ रहे थे, कहां से सपोर्ट किया जा रहा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि 8 आतंकियों के परिवारों को मदद तक मुहैया करा रहा था और अपने पूरे ये जो मंसूबे थे उनको अंजाम देने की भी फिराक में था। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी